तो आज की क्लास में अपन लेंगे एक नया टॉपिक, वो है वाष्प दाब, वेपर प्रेशर। तो वाष्प दाब क्या होता है या वेपर प्रेशर क्या होता है वो समझना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है हम समझेंगे आगे चल के राउल्ट के नियम को या राउल्ट्स लॉ के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले वाष्प दाब। वाष्प दाब ये टॉपिक जो है हेडिंग से ही मालूम पड़ रहा है। वाष्प दाब मतलब वाष्प का दाब, वेपर प्रेशर, प्रेशर ऑफ वेपर्स। एक सिंपल भाषा में हम ये मान सकते हैं सर। अब इसको अपन और ज़्यादा ठीक से समझें, क्लियर समझें कि वास्तव में किस प्रकार का वाष्प दाब है, कैसा वाष्प दाब है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक बीकर ले रहे हैं, उस बीकर में कोई विलायक ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक बीकर है और इस बीकर में ये कोई विलायक रखा हुआ है। इस बीकर को विलायक सामान्यतः हम ले लेते हैं जल रखा हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए हम ढक देते हैं एक बेल जार से। बेल जार जो है एक घंटी के जैसे आकार का एक जार होता है, लगभग उसका आकार घंटी जैसा आकार होता है, उल्टी घंटी जैसा आकार, और उससे इसको ढक दिया है। ढकने का कारण ये है कि ये जो द्रव यहाँ पर है उसकी जब वाष्प बनेगी तो इसकी वाष्प ऊपर की ओर उठेगी और वो इससे बाहर ना निकल सके। ठीक है, तो सपोज हमने यहाँ पे जो विलायक लिया है वो क्या है, जल, क्योंकि एक विलायक है। अब इसमें वाष्पीकरण की क्रिया हो जाएगी। वाष्पीकरण में क्या होता है कि जो द्रव इसमें है, जो वाष्पशील द्रव है, वो जो है द्रव से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होगा, वाष्पीकरण की क्रिया होगी। वाष्पीकरण होगा, विलायक या जल द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाएगा। ये मान लीजिए द्रव या विलायक या जल के अणु हैं जो द्रव से वाष्प अवस्था में जा रहे हैं। क्योंकि वो ढका हुआ है इसलिए ये वाष्प के अणु जो है बाहर नहीं निकल सकते और इसके अंदर ही अंदर रिक्त स्थान में एकत्रित होते जाएंगे। तो ये क्रिया तो हुई वाष्पीकरण की। वाष्पीकरण के बाद जब ये द्रव जो वाष्प के अणु हैं, जल के अणु हैं, अंदर ही अंदर घूमते हुए एक दूसरे से टकराते हुए कभी कभी नीचे की ओर आएंगे और ये जल की सतह, ये जो है इस जल की सतह से भी टकराएंगे। जब ये जल की सतह से टकराएंगे तो ये जो अणु है ये वापस वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे। वाष्प अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगे। ये क्रिया क्या कहलाएगी, संघनन कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ दो क्रियाएं हो रही हैं। पहले जो है यहाँ पर द्रव जो था वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित हुआ, मतलब वाष्पीकरण हुआ। उसके बाद वाष्प वापस द्रव में परिवर्तित हुई, संघनन हुआ। दो क्रियाएं यहाँ चल रही हैं और हम विपरीत दिशा में हैं। ठीक, तो ये देखते हैं कि प्रारंभ में द्रव की मात्रा ज़्यादा थी, वाष्प की मात्रा कम थी, तो द्रव से वाष्प का बनना जो है ये क्रिया तेजी से चलती रही, तीव्र वेग से चलती रही। और जैसे जैसे वाष्प की मात्रा बढ़ती गई तो फिर ये वाली क्रिया भी तेज हो गई, यानी वाष्प से द्रव में परिवर्तन होना, ये क्रिया भी तेज होती गई और ये क्रिया कुछ स्लो होती गई। पहले ये फास्ट थी, ये स्लो थी, तो धीरे धीरे ये स्लो होती गई और ये फास्ट होती गई। एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि उस स्थिति में दोनों क्रियाएं समान वेग से चलने लगेंगी। जब जितनी मात्रा द्रव की वाष्प में बदल रही है उसी समय में उतनी ही मात्रा वाष्प की वापस द्रव में बदल रही है।
तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एक साम्य स्थापित हो गया है, साम्य स्थापित हो गया है। क्लियर? इसको बोलते हैं साम्य अवस्था। जब दो क्रियाएं विपरीत दिशाओं में समान वेग से चल रही हों तो ये साम्य अवस्था कहलाती है। इस साम्य की अवस्था में द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब उसका वाष्प दाब कहलाता है। सामान्य भाषा में हम ये जानते हैं कि वाष्पों के द्वारा डाला गया दाब वाष्प दाब है, पर वाष्प दाब की जो सही परिभाषा है वो ये है कि द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित साम्य अवस्था में वाष्पों द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मतलब कि द्रव और गैस के बीच में एक साम्य अवस्था स्थापित होनी चाहिए। उस साम्य की अवस्था में द्रव की सतह के ऊपर जो वाष्प है वो दाब डालेगी सतह के ऊपर, उसी दाब को कहा गया है इस द्रव का वाष्प दाब। अब देखिए, ये जो वाष्प है ये दाब तो सभी जगह डालती है। ऐसा नहीं है कि केवल द्रव की सतह पर डालेगी, पात्र की दीवार पर भी डालेगी, ऊपर भी डालेगी, चारों तरफ दाब डालती है। और द्रव के अणु जो है, वाष्प के अणु जो है सभी जगह टकराते रहते हैं और टकरा के फिर नीचे की ओर भी आते हैं, नीचे की ओर भी टकराएंगे, द्रव की सतह से टकराएंगे। तो द्रव की सतह से जब टकराते हैं उस टकराने के कारण इस सतह पर दबाव पड़ता है, उसी दाब को नाम दिया वाष्प दाब। तो ये तो हो गया विलायक का वाष्प दाब। इसके बाद लेते हैं अगला वाला दूसरा, एक विलयन का लेते हैं एग्जाम्पल। एक विलयन का एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई दूसरा बीकर है, इस बीकर में भी एक द्रव रखा हुआ है, इसको भी ढक देते हैं बेलजार से। ये बेलजार रख दिया है। इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हमने लिया है एक विलयन। विलयन का मतलब कि अब इसमें दो घटक हैं, विलेय और विलायक। ठीक है, सपोज हम दर्शाने के लिए ऐसा मान लें कि ये जो व्हाइट कलर के गोले हैं ये विलायक के हैं, ठीक है, और जो दूसरे डार्क कलर के हैं ये विलेय के हैं। अंतर समझने के लिए हमने इनको ऐसा मान लिया है। दो प्रकार के कण हैं इसमें। व्हाइट वाले हमने मान लिए हैं किसके हैं, ये विलायक के हैं, और ब्लैक वाले हमने मान लिए ये किसके हैं, विलेय के। विलयन है मतलब दो घटक तो होंगे, विलेय और विलायक। अब इसमें दो घटक हैं, दोनों घटकों का वाष्प दाब अपन को देखना है, या इस विलयन का जो कुल वाष्प दाब है वो क्या होगा। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि जो विलयन का वाष्प दाब होता है, विलयन का वाष्प दाब वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। कारण देखिए उसका क्या है। यहाँ भी वही प्रक्रिया होगी, सबसे पहले यहाँ पर वाष्पीकरण होगा, तो द्रव के अणु द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो रिक्त स्थान है उस रिक्त स्थान में आकर के वो अणु यहाँ पर कलेक्ट होंगे, यहाँ गति करते रहेंगे, चारों तरफ गति करेंगे, पात्र की दीवार से टकराएंगे और द्रव की सतह पर भी टकराएंगे। तो इनके टकराने के कारण दाब उत्पन्न होगा, तो वो इस विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। लेकिन विलयन का वाष्प दाब जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। अब कम होने का कारण देखें, मान लें कि ये जो विलेय है ये विलेय हमारा अवाष्पशील है। कैसा है ये, अवाष्पशील। विलेय अवाष्पशील माने जिनको हमने डार्क कलर से शो किया है, ये अवाष्पशील है। अवाष्पशील का मतलब ये हुआ कि इसकी वाष्प नहीं बनती है। ठीक, तो जब इसकी वाष्प नहीं बनेगी तो हमारे पास दूसरा जो घटक है विलायक, ये तो वाष्पशील है, ये है वाष्पशील, तो इसकी तो वाष्प बनेगी विलायक की, और विलेय की वाष्प नहीं बनेगी।
तो द्रव से वाष्प अवस्था में केवल विलायक के कण या विलायक के अणु ही जाएंगे, विलेय के अणु नहीं जाएंगे वाष्प अवस्था में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ वाष्प अवस्था में हमने केवल व्हाइट कलर के गोले बनाए हैं, मतलब केवल वाष्प अवस्था में केवल विलायक के अणु हैं। विलेय के अणु जिनको हमने काले रंग से दर्शाया है वो हमने वाष्प अवस्था में नहीं बनाया है, क्योंकि विलेय हमारा वाष्पशील है, उसकी वाष्प बनती ही नहीं है। जब वाष्प नहीं बनती है तो फिर वो यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता। तो ये तो हुआ वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के बाद यहाँ पर भी क्या होना है, संघनन होना है। तो वाष्प के अणु जब घूमते हुए टकराते हुए नीचे सतह पर आकर टकराएंगे तो वो वाष्प से वापस द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वाष्प वापस द्रव में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगी तो मतलब कह सकते हैं कि एक संघनन की क्रिया शुरू हो जाएगी। प्रारंभ में हमने बताया था कि वाष्पीकरण की क्रिया तीव्र गति से होती है और संघनन की मंद गति से होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो द्रव से वाष्प की मात्रा बढ़ती जाएगी। जब वाष्प की मात्रा बढ़ेगी तो फिर ये संघनन की क्रिया तेज होती जाएगी और वाष्पीकरण की क्रिया स्लो होती जाएगी। ये स्लो होगी वही तेज होती जाएगी। समय बीतने पर एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जितनी तीव्र गति से ये हो रही है उतनी ही तीव्र गति से ये भी होगी। दोनों क्रियाएं समान वेग से विपरीत दिशा में लगातार चलती रहेंगी। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साम्य स्थापित हो गया है। क्लियर? जब साम्य स्थापित हो गया है तो इस साम्य की अवस्था में द्रव की सतह के ऊपर उपस्थित वाष्पों के द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये विलायक का हुआ, ये विलयन का हुआ, परिभाषा समान है। अब देखें, हमने अभी बताया था कि विलयन का जो वाष्प दाब है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से हमेशा कम होता है। कारण देखें, विलयन में हमने दो घटक हैं, उनमें से जो विलेय है हमारा वो अवाष्पशील है, उसकी वाष्प बनती ही नहीं है। और अगर आपने ध्यान दिया हो यहाँ पर बोर्ड पर देखें कि यहाँ जब हमने विलायक की बात की थी तो हमने वाष्प अवस्था में ज़्यादा अणु यहाँ पर शो किए थे और यहाँ पर विलयन में हमने वाष्प अवस्था में कम शो किए। इसका कारण ये है कि यहाँ जब शुद्ध विलायक लिया है तो उसकी वाष्प ज़्यादा बनती है और जब ज़्यादा वाष्प बनेगी तो वाष्प ज़्यादा है तो उसका दाब भी ज़्यादा होगा, यानी वाष्प दाब ज़्यादा होगा। विलयन में हमने देखा वाष्प अवस्था में कम अणु लिए हैं, क्योंकि जब विलयन हम लेते हैं ऐसा विलयन जिसमें कि जो विलेय है वो अवाष्पशील है, ऐसे विलयन में कम वाष्प बनेगी और जब वाष्प कम बनेगी तो उसका द्रव की सतह पर लगने वाला दाब भी कम हो जाएगा, मतलब वाष्प दाब कम होगा विलयन का। तो वाष्प कम क्यों बन रही है यहाँ पर, जबकि यहाँ पे विलायक जल है तो यहाँ भी विलायक हमने जल ही लिया है, विलायक सेम है, लेकिन यहाँ पर अब वाष्प कम बन रही है। कारण उसका अगर ध्यान से देखें, दोनों की हम द्रव की सतह को शो करते हैं। यहाँ द्रव की सतह पर जो अणु लिए गए हैं, चूँकि ये शुद्ध विलायक है माने जल है, केवल एक ही घटक है, तो इस द्रव की सतह पर सारे जो अणु हैं वो जल के ही अणु हैं या विलायक के ही अणु हैं और ये वाष्पशील घटक है। सतह पर विलायक के अणुओं की संख्या ज़्यादा है। जब इसमें हमने कोई अवाष्पशील विलेय बोल दिया तो बन गया एक विलयन। अब विलयन में इस द्रव की सतह पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ वाष्पशील अणु है और अवाष्पशील विलेय का भी अणु है। वाष्पशील अवाष्पशील मतलब द्रव की सतह पर कुछ स्थान अवाष्पशील विलेय के अणुओं ने ले लिया है, तो द्रव की सतह पर वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या कम हो गई है। यहाँ वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ वाष्पशील विलायक के अणुओं की संख्या कम हो गई क्योंकि उनका कुछ स्थान अवाष्पशील विलेय के अणुओं ने ले लिया है। जब सतह पर वाष्पशील अणुओं की संख्या अब कम है तो कम अणु द्रव को छोड़कर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में जाएंगे और जब कम अणु जाएंगे तो कम वाष्प बनेगी, कम वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो ये हुआ वाष्प दाब।